ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन ही तय करते हैं। अब हम दो ग्रंथि जो गला में स्थित थे उसके बारे में समझेंगे। कौन सी ग्रंथि कहां पर है ये तो आपको समझा दिए थे कि कौन सी ग्रंथि कहां पर है। सभी इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? थायराइड सबसे बड़ा है। ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर आपका क्या है? लंबा है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों? लंबा है। और 1 से 1.5 सेंटीमीटर यह क्या है? मोटा है। ना तो इतनी लंबी ना ही इतनी मोटी कोई ग्रंथि हमारे, कोई अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में है। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो थायराइड, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी यह ग्रंथि की स्थिति अगर देखिएगा कि मान लीजिए कि ये हमारे गले हैं, तो यह ग्रंथि गले के दोनों तरफ पाए जाते हैं। गले के दोनों तरफ पाए जाते हैं। गले के दोनों तरफ पाए जाते हैं। यानी कि थायराइड ग्रंथि 2 छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं। 2 छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं इस तरह से। लेकिन थायराइड ग्रंथि जो 2 छोटे छोटे लोब में बटे हुए हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते। ये आपस में एक मांसपेशी के द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों। ये आपस में एक मांसपेशी के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक मांसपेशी के द्वारा जुड़े होते हैं और इस मांसपेशी का नाम है इस्थमस। क्या नाम है? इस्थमस्त मांसपेशी दोस्तों, इस्थमस्त मांसपेशी। तो थायराइड ग्लैंड 2 छोटे छोटे लोब में जरूर बटे होते हैं, लेकिन इसकी संख्या हमारे शरीर में केवल 1 है। थायराइड ग्लैंड केवल 1 की संख्या में पाए जाते हैं। अभी तक जितने ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़े हैं, सबकी संख्या कितनी है? 1। हाइपोथैलेमस कितने हैं? 1। पिट्यूटरी कितने हैं? 1। पिनियल कितने हैं? 1। थायराइड की भी संख्या 1। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं। वे कौन है उसको हम देखेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है 2 छोटे छोटे लोबों में बटे होते हैं। 1 लोब गला के बाएं तरफ, 1 लोब गला के दाएं तरफ। लेकिन ये दोनों लोब एक दूसरे से अलग नहीं होते, जब बल्कि पीछे की तरफ एक खास मांसपेशी से जुड़े रहते हैं। और इस मांसपेशी का नाम क्या है? इस्थमस्त मांसपेशी। इस्थमस्त मांसपेशी। तो थायराइड ग्लैंड 2 छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं और यह इस्थमस्त मांसपेशी के द्वारा थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं। और इस तरह से थायराइड ग्लैंड की संख्या मानव के शरीर में केवल 1 होती है। अब इससे निकलने वाले जो सबसे प्रमुख हार्मोन है दोस्तों, थायराइड से निकलने वाले जो सबसे प्रमुख हार्मोन है वो है हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन। अब यह थायरोक्सिन के क्या क्या कार्य है? थायरोक्सिन के दोस्तों पहला कार्य है भोजन का। भोजन का मतलब क्या? पचा हुआ भोजन का। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, ये प्रोटीन पचकर हमारे शरीर में क्या बन गए थे? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से पचकर क्या बन गए थे? ग्लूकोज। तो थायरोक्सिन का सबसे मुख्य काम यह है कि ये भोजन का ऑक्सीकरण करवाता है। भोजन का ऑक्सीकरण करवाता है। भोजन का ऑक्सीकरण कराना इसका सबसे मुख्य काम है। और आप जानते हैं कि भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन के दौरान संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा कैसे मिलती है? जब श्वसन के दौरान पचे हुए भोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन को ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरित करने का काम किस हार्मोन के जरिए होता है? थायरोक्सिन के जरिए होता है। थायरोक्सिन के जरिए। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा, भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, और अगर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी और बिना ऊर्जा का जीवित रहना संभव नहीं है।
यानी इस हार्मोन के बिना दोस्तों जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी, क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण करवाने का दायित्व है इस पर। और भोजन का ऑक्सीकरण का महत्व यह है दोस्तों कि भोजन का ऑक्सीकरण मतलब श्वसन, यानी श्वसन प्रक्रिया हमेशा जो चलती रहती है इसी हार्मोन के बदौलत। तो पहला काम है इसका भोजन का, यानी कि पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण करवाना, ताकि शरीर को लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होता रहे। दूसरा इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों थायरोक्सिन का? दूसरा मुख्य काम है थर्मो रेगुलेशन का। दूसरा क्या काम है इसका? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? आप जानते हैं मानव जो है नियत तापी प्राणी है। मानव क्या है? नियत तापी प्राणी है, वार्म ब्लडेड है, अर्थात इनके शरीर का तापमान हमेशा नियत बना रहता है। कोई भी मौसम हो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहता है। तो कोई भी मौसम हो टेम्परेचर शरीर का हमेशा 37 डिग्री ही बना रहता है, हमेशा। इसका मतलब शरीर के अंदर कई सारे तंत्र हैं जो मिलकर इस तापमान के नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो शरीर के अंदर जिस भी प्रक्रिया के जरिए तापमान का नियंत्रण होता है, टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रक्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप है जिसके जरिए हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और थर्मो रेगुलेशन का काम में दोस्तों, थर्मो रेगुलेशन के काम में न सिर्फ थायरोक्सिन, थर्मो रेगुलेशन के काम में कौन कौन योगदान देते हैं? एक आपका थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, ये तो है ही। और दूसरा हाइपोथैलेमस, दूसरा कौन हो गया? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और तीसरा टीएसएच हार्मोन पढ़े थे हम, कहां से निकला था? टीएसएच हार्मोन कहां से निकला था? पिट्यूटरी से। जितना शॉर्ट फॉर्म वाला हार्मोन है सब पिट्यूटरी से निकलता है, यह पिट्यूटरी से निकला था। यह थायरोक्सिन हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मस्तिष्क में पाए जाने वाली हाइपोथैलेमस ग्रंथि मिल करके हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। और शरीर में तापमान का नियंत्रित होना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो थायरोक्सिन का पहला काम क्या हुआ? भोजन का ऑक्सीकरण करवाना, ताकि शरीर को लगातार ऊर्जा मिलता रहे। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन करवाना। थर्मो रेगुलेशन के बिना भी क्या जिंदा रहना संभव है? नहीं है दोस्तों। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, शरीर इतने सुस्त हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं कि फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तीसरा काम है दोस्तों थायराइड ग्लैंड का, तीसरा काम है ग्रोथ हार्मोन की सहायता करना। ग्रोथ हार्मोन की सहायता करना। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकले थे? ग्रोथ हार्मोन कहां से निकले थे? पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकले थे। और ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन बिना थायरोक्सिन का कोई काम कर ही नहीं पाएगा। ग्रोथ हार्मोन सही तरीके से शरीर में काम करे, इसके लिए उसे आजीवन, जन्म से लेकर अंतिम दौर तक थायरोक्सिन हार्मोन की सहायता चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन अगर इनका साथ नहीं दिया तो ग्रोथ हार्मोन कुछ नहीं करवा पाएगा। यानी ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन के बिना कोई भी वृद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसके कई परिणाम सामने आते हैं। अगर थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन की सहायता नहीं दिया तो इसके कई सारे परिणाम निकलकर सामने आते। उदाहरण के लिए कि कई ऐसे एग्जाम्पल आप पास में देखे होंगे, कई ऐसे एग्जाम्पल आप आस पास में देखे होंगे कि एक व्यक्ति है बहुत दुबला पतला है, बहुत दुबला पतला। आपकी समान सी अवधारणा बनेगी कि ये खाता पीता नहीं है, ठीक है, और इसलिए इसका शरीर जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, दुबले पतले, समान सी अवधारणा बनेगी आपकी। लेकिन पता चलेगा कहीं एक दिन उसका खाने का डोज देखने का मौका मिल गया, पता चला
कि दिन में 10 रोटी, रात में 10 रोटी, फिर भी शरीर दुबले पतले। ऐसा क्यों हो गया? वो खा पी रहा है पूरी तरह से, लेकिन उनके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से ग्रोथ हार्मोन की सहायता नहीं दिया है, इसलिए खाया पिया लग नहीं रहा है। ये गड़बड़ी यहां पर किसका है? थायरोक्सिन का। इसके ठीक विपरीत स्थिति भी है। बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे कि आपको एकदम मोटे मोटे दिखाई पड़े होंगे, आपको गुस्सा आता होगा कितना खाता है। ठीक है, काफी मोटे तगड़े हैं शरीर, तो समान सी अवधारणा यही बनेगी आपकी कि ये बहुत खाता पीता है। अब पता चला कि वो बिल्कुल खाता पीता नहीं, दिन में 2 रोटी खाता है, रात में भूखे सो जाता है, फिर भी मोटे से। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? ऐसी स्थिति उनके शरीर में थायरोक्सिन की अधिकता के कारण हो रही है। थायरोक्सिन ज्यादा निकल गया, ग्रोथ हार्मोन को इतना टॉर्चर किया कि बिना खेले पीले वृद्धि करवा रहा है। तो थायरोक्सिन का परिणाम यह होता है कि अगर थायरोक्सिन ठीक से साथ नहीं दिया ग्रोथ हार्मोन का, तो शरीर में अनियमित तरीके से वृद्धि विकास होने लगता है, अनियमित तरीके से। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जो है वह किस भाग में पाए जाते हैं? गले में पाए जाते हैं। जो 2 छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं, जो किस मांसपेशी के द्वारा जुड़े होते हैं? इस्थमस मांसिका। और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो प्रमुख हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, जिनके 3 प्रमुख काम है। पहला ऑक्सीकरण करवाना, दूसरा थर्मो रेगुलेशन करवाना, और तीसरा ग्रोथ हार्मोन की सहायता करना। और ये हार्मोन ऐसे हैं कि अगर इनके बिना जीवन जीना संभव है ही नहीं। थायरोक्सिन के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। पिट्यूटरी से ढेर सारे हार्मोन निकले थे कि वयस्क बनाने वाला हार्मोन है, क्या उस हार्मोन के नहीं निकलने से आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन यह हार्मोन अगर निकलना बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन में से एक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है, इसके बनने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का होना अनिवार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन जो तैयार करेंगे थायराइड ग्लैंड, इसके लिए कौन सी पोषक तत्व का अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है? आयोडीन। आयोडीन यानी थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन को तैयार करेगा, इसके लिए उन्हें आयोडीन चाहिए। आयोडीन, अगर शरीर में आयोडीन कम पड़ जाए या शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड पर थायरोक्सिन बनाने का दबाव उत्पन्न हो जाता है। थायराइड को मालूम है कि वो जो थायरोक्सिन बना रहा है ये जीवन के लिए अति आवश्यक है और इसके बनने के लिए आयोडीन चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश शरीर में आयोडीन की मात्रा संतुलित मात्रा से कम हो गया तो इसका परिणाम यह होगा कि थायराइड ग्लैंड पूरा कोशिश करते करते भी बनाते रहता। क्या? यानी कि आयोडीन के कमी होने के बावजूद भी थायराइड ग्लैंड पूरा इफोर्ट लगाकर तैयार करते रहता। क्या? थायरोक्सिन। क्योंकि अगर ये तैयार नहीं होगा आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आयोडीन की कमी होने पर भी थायराइड ग्लैंड पूरी शक्ति लगाकर थायरोक्सिन हार्मोन को तैयार करते रहता है। और जब थायराइड पूरी शक्ति लगाकर थायरोक्सिन को तैयार करता है तो इससे थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। और थायराइड ग्लैंड फूलता है तो दोस्तों ये गले के दोनों तरफ भागने लगते हैं। ठीक है, तो गले के बाएं दाएं दोनों तरफ है थायराइड ग्लैंड, दोनों तरफ भागने लगते हैं जिससे गले फूले हुए नजर आते हैं। और इस रोग को क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। यानी घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होती है। और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से इसलिए होती है कि आयोडीन की कमी होने पर थायराइड को बहुत शक्ति लगाना पड़ता है थायरोक्सिन बनाने के लिए। और जब थायराइड बहुत ज्यादा शक्ति लगाकर थायरोक्सिन का निर्माण करता है तो इससे वो फूल जाते हैं और फूल जाते हैं, इससे गले भी फूल जाते हैं और गले फूल जाने के कारण वो घेंगा रोग के रूप में तब्दील हो जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। जो 2 छोटे छोटे लोब में बटे होते हैं लेकिन जुड़े होते हैं किसके द्वारा? इस्थमस।
सबसे प्रमुख हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। कार्य इसका क्लियर हो गया। थर्मो रेगुलेशन का काम थायरॉक्सिन, हाइपोथैलेमस और टीएसएच मिलकर करता है। शरीर में तापमान नियंत्रण की प्रक्रिया को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, जल नियंत्रण की प्रक्रिया को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर है ना? ओस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा था? किडनी कर रहा था। वेरी गुड। ओस्मो रेगुलेशन किडनी कर रहा था। और आजकल थायराइड की गड़बड़ी बहुत हो रहा है, खास करके बहुत ऐसे महिलाओं में थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब तो स्पेशली डॉक्टर हो गया थायराइड स्पेशल डॉक्टर, यानी कि ये जो वृद्धि और विकास का हो गया, ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है। और खासकर पॉजिटिव वे में, यानी खा पी रहे कुछ नहीं, मोटा रहे दिनों दिन। ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए, थायराइड ग्लैंड का इलाज करने के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर सब नहीं होते हैं। जो मेडिसिन के जानकार हैं वही इसका इलाज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। थायरॉक्सिन, दूसरे एक और हार्मोन निकलता थायराइड का जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, इसके नाम में भी कैल्सी लगा हुआ है। इनका काम कैल्शियम पर है। कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन के क्या कार्य है? कैल्सीटोनिन हार्मोन के क्या कार्य है दोस्तों? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करते हैं? ये रक्त में पाए जाने, रक्त में स्थित कैल्शियम को हड्डी से जुड़ने के लिए उत्प्रेरित कौन करता है? कैल्सीटोनिन। यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम है जो हड्डियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में कैल्शियम हड्डियों के और दांतों के स्वस्थ विकास के लिए अति आवश्यक है। कैल्शियम के कमी का सीधा परिणाम हमारे हड्डियों पर पड़ता है, वे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर शरीर में पर्याप्त कैल्शियम होने के बावजूद भी अगर वो कैल्शियम हड्डी से जुड़ेगा तो इसके लिए कौन से हार्मोन चाहिए? कैल्सीटोनिन। अर्थात आप कैल्शियम का सेवन कर लिए, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ खाए जिसमें कैल्शियम आपको मिला, लेकिन वो आपके शरीर में स्थित कैल्शियम हड्डी से तब जुड़ेगा जब उन्हें जुड़ने के लिए उत्प्रेरित करे कौन? कैल्सीटोनिन। अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन नहीं निकले शरीर में तो शरीर में कैल्शियम पाए जाने के बावजूद भी हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो कैल्शियम हड्डी से जुट नहीं पाएगा। तो इस तरह से कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है दोस्तों, ये रक्त में स्थित कैल्शियम को हड्डी से जुड़वाता है या जुड़ने के लिए उत्प्रेरित करता है। अगर इस हार्मोन की मात्रा घट जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि कैल्शियम हड्डी से ठीक तरह से जुड़ेगा नहीं, और कैल्शियम हड्डी अगर ठीक तरह से नहीं कैल्शियम हड्डी से ठीक तरह से नहीं जुटा तो इसका सीधा परिणाम होगा कि दोस्तों हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और हड्डी जब कमजोर हो जाता है उसे ऑस्टियोपेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपेरोसिस कहते हैं। तो कैल्सीटोनिन के कमी के कारण हमारे शरीर में किस रोग होने की संभावना होती है? ऑस्टियोपेरोसिस। ऑस्टियोपेरोसिस एक ऐसे रोग है जो वयस्कों में होते हैं और इनमें हड्डियां कमजोर होती है। बच्चों की जब हड्डियां कमजोर हो जाते हैं तब उसे रिकेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकेटस कहा जाता है। तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना है। क्लियर हो गया? तो कैल्सीटोनिन का काम किस लवण पर होता है? कैल्शियम पर होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में स्थित कैल्शियम को हड्डी से जुड़वाता है, जिससे हमारी हड्डियों का स्वस्थ विकास होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि कैल्शियम हड्डी से जुट नहीं पाएगा, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और हड्डियों का कमजोर होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपेरोसिस कहलाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन कौन है?
थोरक्सिन का काम भोजन का ऑक्सीकरण करवाना, थर्मो रेगुलेशन करवाना और ग्रोथ हार्मोन की आजीवन सहायता करना। कैल्सिटोनिन का काम शरीर में स्थित कैल्शियम को रक्त में जुड़वाना। कैल्सिटोनिन के कमी से कौन सा रोग होगा? ग्रोथ हार्मोन सॉरी थायरोक्सिन के कमी से भी रोग होते। बच्चों में थायरोक्सिन के कमी से क्रेटिनिज्म रोग होते। बड़ों में थायरोक्सिन की अधिकता से ग्रेव की बीमारियां होती है। ग्रेव की बीमारियां। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन से रोग हो सकते हैं? तो वयस्कों में ग्रेव की बीमारियां होती। ग्रेव की बीमारियों में आंख बड़े बड़े और बाहर की तरफ निकले दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियर है, थायराइड ग्लैंड क्लियर हो गया। एक बार देखिए तो थायराइड ग्लैंड में भोजन का ऑक्सीकरण करवाना, थर्मो रेगुलेशन करवाना और ग्रोथ हार्मोन की आजीवन सहायता करना। कैल्सिटोनिन का काम शरीर में स्थित कैल्शियम को रक्त में जुड़वाना। कैल्सिटोनिन के कमी से कौन सा रोग होगा? ग्रोथ हार्मोन सॉरी थायरोक्सिन के कमी से भी रोग होते। बच्चों में थायरोक्सिन के कमी से क्रेटिनिज्म रोग होते। बड़ों में थायरोक्सिन की अधिकता से ग्रेव की बीमारियां होती है। ग्रेव की बीमारियां। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन से रोग हो सकते हैं? तो वयस्कों में ग्रेव की बीमारियां होती। ग्रेव की बीमारियों में आंख बड़े बड़े और बाहर की तरफ निकले दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियर है, थायराइड ग्लैंड क्लियर हो गया। एक बार देखिए तो थायराइड ग्लैंड में बबरिंग हो रहा है क्या? दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियर है, थायराइड ग्लैंड क्लियर हो गया। एक बार देखिए तो थायराइड ग्लैंड में थर्मो रेगुलेशन करवाना और ग्रोथ हार्मोन की आजीवन सहायता करना। कैल्सिटोनिन का काम शरीर में स्थित कैल्शियम को रक्त में जुड़वाना। कैल्सिटोनिन के कमी से कौन सा रोग होगा? ग्रोथ हार्मोन सॉरी थायरोक्सिन के कमी से भी रोग होते। बच्चों में थायरोक्सिन के कमी से क्रेटिनिज्म रोग होते। बड़ों में थायरोक्सिन की अधिकता से ग्रेव की बीमारियां होती है। ग्रेव की बीमारियां। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। क्रेटिनिज्म मतलब शरीर का असंतुलित विकास। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन से रोग हो सकते हैं? तो वयस्कों में ग्रेव की बीमारियां होती। ग्रेव की बीमारियों में आंख बड़े बड़े और बाहर की तरफ निकले दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियर है, थायराइड ग्लैंड क्लियर हो गया। एक बार देखिए तो थायराइड ग्लैंड में बबरिंग हो रहा है क्या? ठीक हुआ। हिंदी में कहते हैं पारा आवटू।
इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पारा आवट्टू कहते हैं, पाराथॉर्वाइड। और ये ग्रंथि जो है दोस्तों, जहां पर थायराइड ग्लैंड है ना, बोले थायराइड ग्लैंड गला के दोनों तरफ पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड गला के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये जो पाराथॉर्वाइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर में ही क्या होते हैं? चिपके होते हैं। पाराथॉर्वाइड ग्लैंड दोनों ही थायराइड के लोब के ऊपर चिपके होते हैं। और इस तरह से पाराथॉर्वाइड ग्लैंड की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। पाराथॉर्वाइड ग्लैंड की संख्या कितनी हो गई है? 2। तो पाराथॉर्वाइड ग्लैंड गले में स्थित थायराइड ग्लैंड के ऊपर चिपके रहता है, और थायराइड ग्लैंड 2 लोब में बटे होते हैं। ये पाराथॉर्वाइड उसी दोनों लोब के ऊपर चिपका हुआ रहता है, उन्हीं दोनों लोब के ऊपर चिपका हुआ रहता है। और जिस तरह से थायराइड के लोब इस्तमस्त मांसपेशी के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस तरह से ये किसी भी मांसपेशी के द्वारा जुड़े नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाराथॉर्वाइड ग्लैंड की संख्या कितनी है? 2 है। और इनसे एक ही हार्मोन निकलते हैं। पाराथॉर्वाइड ग्लैंड से मात्र एक हार्मोन निकलता, मात्र एक हार्मोन निकलता है, और उसका काम है दोस्तों, उसका नाम है पाराथॉर्मोन। क्या नाम है? पाराथॉर्मोन। पाराथॉर्वाइड ग्लैंड से मात्र एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है? पाराथॉर्मोन है। जिसका नाम क्या है? पाराथॉर्मोन। अब यह हार्मोन क्या करते हैं दोस्तों? यह हार्मोन हमारे हड्डी के टूटी फूटी कोशिका, हड्डी के टूटी फूटी कोशिका से, आप जानते हैं कि एक जीवित शरीर में लगातार कोशिकाएं बनते रहते हैं और मृत होते रहते हैं। हड्डी भी कोशिकाओं से निर्मित है, और हड्डी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित है। आपको पता है ना, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित है। तो हर अंग, केवल हड्डी नहीं, हर अंग की कोशिकाएं टूटते हैं, मृत होते हैं, और उसके जगह नए कोशिकाएं लगातार बनते रहते हैं। तो हड्डी की कोशिकाएं जब मृत होती है ना, उन कोशिकाओं में कैल्शियम जो पाए जाते हैं, उस कैल्शियम को यह हार्मोन निकाल करके, उस कैल्शियम को इस कोशिकाओं से निकाल करके यह हार्मोन रक्त में डालता है। यह हार्मोन क्या करता है? यानी पाराथॉर्मोन के प्रभाव से, पाराथॉर्मोन हार्मोन के प्रभाव से हड्डी के टूटी फूटी कोशिकाओं में जो कैल्शियम है, वह सीधे कहां आ जाता है? रक्त में आ जाता है। हड्डी के टूटी फूटी कोशिकाओं में जो कैल्शियम है, वो सीधे कहां आ जाता है दोस्तों? रक्त में आ जाता है। कहां आ जाता है? रक्त में आ जाता है। क्लियर बात समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए कि पाराथॉर्मोन हड्डी के टूटी फूटी कोशिका से कैल्शियम निकालकर कहां डालता है? रक्त में डालता है। अगर यह हार्मोन अधिक निकला, पाराथॉर्मोन हार्मोन की अधिक मात्रा अगर हमारे शरीर में स्रावित हो गया, इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि ये हड्डी की टूटी फूटी तो छोड़िए, जीवित और सही कोशिका का भी कैल्शियम निकालकर कहां डालने लगेगा? रक्त में। पाराथॉर्मोन का काम है हड्डी के कैल्शियम को टूटी फूटी या मृत हड्डी के कोशिकाओं से कैल्शियम निकालकर कहां डालना? रक्त में। अगर पाराथॉर्मोन ज्यादा निकल गया तो ये टूटी फूटी और मृत कोशिका तो छोड़िए, जीवित हड्डी के कोशिका से कैल्शियम निकालने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और हड्डी का कमजोर होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोपेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपेरोसिस कहलाता है। यानी एक और जहां कैल्सिटोनिन के कमी से ऑस्टियोपेरोसिस होने की संभावना रहती है, वहीं पाराथॉर्मोन के अधिकता से ऑस्टियोपेरोसिस होने की संभावना रहती है। बात को समझ लेना।
कैल्सीटोनिन अगर हमारे शरीर में कम पड़ गया तो ऑस्टियोपेरोसिस होगा, और पैराथॉर्मोन हार्मोन अगर ज्यादा निकल गया तो ऑस्टियोपेरोसिस हो जाएगा। और जब पैराथॉर्मोन हार्मोन कम निकलते हैं तो टूटी फूटी हड्डी के कोशिकाओं से कैल्शियम नहीं निकल पाते हैं, और वो कैल्शियम हड्डी के जोड़ों पर जाकर इकट्ठा होने लगता है, और जब हड्डी के जोड़ों पर जाकर कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है तो हड्डी के जोड़ पर दर्द करने लगते हैं, और इस तरह के रोग को गठिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गठिया या गाउट रोग कहते हैं दोस्तों। तो अगर पैराथॉर्मोन कम निकला तो उसका परिणाम गठिया, और अधिक निकला तो उसका परिणाम ऑस्टियोपेरोसिस। क्लियर हो गया? तो पैराथॉर्वाइड हमारे शरीर के गले में स्थित होते हैं, और पैराथॉर्वाइड ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब के ऊपर चिपके रहते हैं, और इसकी संख्या 2 होती है, जिनसे एकमात्र हार्मोन निकलते हैं। कौन? पैराथॉर्मोन, जिसका काम है हड्डी के मृत एवं टूटी फूटी कोशिकाओं का कैल्शियम निकाल करके कहां पर डालना? रक्त में। अगर यह हार्मोन कम निकला, अगर पैराथॉर्मोन कम निकला तो इसका परिणाम यह होगा कि गठिया हो जाएगा, अधिक निकला तो ऑस्टियोपेरोसिस। अब ध्यान दीजिए कि अभी हमारे शरीर में 2 हार्मोन है, एक आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, एक आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या क्या? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन रक्त के कैल्शियम को, रक्त में स्थित कैल्शियम को, रक्त में स्थित कैल्शियम को, रक्त में स्थित कैल्शियम को किससे जुड़वाया? हड्डी से। ठीक इसका उल्टा काम किया कौन? पैराथॉर्मोन। ठीक इसका उल्टा काम किया कौन? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है हड्डी के कोशिका में स्थित कैल्शियम को कहां डालता है? रक्त में डालता है। यानी कि दोस्तों कि कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है कि नहीं है? कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है, और ऐसे हार्मोन के जोड़े जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे हार्मोन के जोड़े जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, उस हार्मोन को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। यानी कि कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन के जो जोड़े हैं वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, वे एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। और एक बात बहुत रोचक है दोस्तों कि हमारे शरीर में कई खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, कई खनिज लवणों की, लेकिन कई खनिज लवणों में केवल कैल्शियम को ही नियंत्रित करने के लिए हार्मोन निकलते हैं। ये कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों का काम कैल्शियम की मात्रा को मानव के शरीर में नियंत्रित करना है। यानी कि हमारे शरीर में दो ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिनका काम सिर्फ कैल्शियम को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है, और वो है कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन। इसके अलावे अन्य कई खनिज लवणों की आवश्यकता है हमारे शरीर को, लेकिन कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य किसी भी खनिज लवणों को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में कोई स्पेशल हार्मोन नहीं निकलते हैं। केवल कैल्शियम को नियंत्रित करने के लिए दो हार्मोन निकलते हैं, कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम का कितना महत्व है हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम के बिना हड्डी और दांतों का तो समुचित विकास हो नहीं सकता। हमारे शरीर में
हमारे शरीर में एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के भिन्न भिन्न भागों में 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम कैल्शियम उपस्थित होते हैं। इतनी अधिक मात्रा में और कोई खनिज लवण हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? मस्तिष्क क्लियर हो गया, गला क्लियर होगा। तो गला में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? 2। क्लियर हो गया? एंटागोनिस्टिक हार्मोन किसे कहते? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एंटागोनिस्टिक हार्मोन के ऐसे जोड़े जिनमें दोनों के कार्य एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। हार्मोन के ऐसे जोड़े जिसमें दोनों का कार्य एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आगे बढ़ जाएं। अगला जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाजिन है, एड्रिनल है। और में उस हार्मोन को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। यानी कि कैल्सीटोनिन और पैराथोर्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। कैल्सीटोनिन और पैराथोर्मोन हार्मोन के जो जोड़े हैं वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, वे एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। और एक बात बहुत रोचक है दोस्तों कि हमारे शरीर में कई खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, कई खनिज लवणों की, लेकिन कई खनिज लवणों में केवल कैल्शियम को ही नियंत्रित करने के लिए हार्मोन निकलते हैं। ये कैल्सीटोनिन और पैराथोर्मोन दोनों का काम कैल्शियम की मात्रा को मानव के शरीर में नियंत्रित करना है। यानी कि हमारे शरीर में दो ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिनका काम सिर्फ कैल्शियम को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है, और वो है कैल्सीटोनिन और पैराथोर्मोन। इसके अलावे अन्य कई खनिज लवणों की आवश्यकता है हमारे शरीर को, लेकिन कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य किसी भी खनिज लवणों को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में कोई स्पेशल हार्मोन नहीं निकलते हैं। केवल कैल्शियम को नियंत्रित करने के लिए दो हार्मोन निकलते हैं, कैल्सीटोनिन और पैराथोर्मोन। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम का कितना महत्व है हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम के बिना हड्डी और दांतों का तो समुचित विकास हो नहीं सकता। हमारे शरीर में एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के भिन्न भिन्न भागों में 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम कैल्शियम उपस्थित होते हैं। इतनी अधिक मात्रा में और कोई खनिज लवण हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? मस्तिष्क क्लियर हो गया, गला क्लियर होगा। तो गला में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? 2। क्लियर हो गया? एंटागोनिस्टिक हार्मोन किसे कहते? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एंटागोनिस्टिक हार्मोन के ऐसे जोड़े जिनमें दोनों के कार्य एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। हार्मोन के ऐसे जोड़े जिसमें दोनों का कार्य एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आगे बढ़ जाएं। अगला जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाजिन है, एड्रिनल है। तो आइए पहले एड्रिनल को देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, अब वृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी है? 2 है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों किडनी के ऊपर क्या होते हैं? चिपके होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के ऊपर चिपका हुआ रहता है, और इसकी भी संख्या इस तरह से कितनी हो गई? 2। यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड की भी संख्या कितनी है? 2 है, और एड्रिनल ग्लैंड की भी संख्या 2 है।
या पैराथायरॉइड और एड्रिनल ग्लैंड मानव के शरीर में जोड़े में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और भी कई ग्रंथि जोड़े में है, लेकिन दो तो क्लियर है आपके सामने, एड्रिनल और पैराथायरॉइड दोनों ग्रंथि जोड़े में पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर चिपके रहते हैं, जिसकी संख्या 2 है मानव शरीर में, यह भी किडनी की भांति 2 स्पष्ट भागों में बटा होता है। किडनी 2 स्पष्ट भागों में बटा होता है, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला बताए थे ना, आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग को कोर्टेक्स। किडनी अंदर से 2 स्पष्ट भागों में बटी होती रहती है। किडनी अंदर से 2 स्पष्ट भागों में बटी नजर आती है, बाहरी भाग को कोर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला। तो जिस तरह से किडनी 2 स्पष्ट भागों में अंदर से बटी होती है ना, उस तरह से एड्रिनल ग्लैंड भी 2 स्पष्ट भागों में बटी होती है। एड्रिनल ग्लैंड भी अंदर से 2 स्पष्ट भागों में बटी नजर आती है, यानी बाहरी भाग को, एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को भी क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स कहा जाता है। और इसके भी दोस्तों आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। तो जिस तरह किडनी के आंतरिक हिस्से 2 स्पष्ट भागों में बटे नजर आते हैं, उसी तरह एड्रिनल ग्लैंड के भी आंतरिक हिस्से 2 स्पष्ट भागों में बटे नजर आते हैं। बाहरी भाग को कहते हैं कोर्टेक्स, भीतरी भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। बाहरी भाग को कोर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला। अब इसके कोर्टेक्स वाले भाग से भी हार्मोन निकलते हैं और मेडुला वाले भाग से भी हार्मोन निकलते हैं। कोर्टेक्स वाले भागों से भी हार्मोन निकलते हैं और मेडुला वाले भागों से भी हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन हार्मोन है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला है मिनरिलो कॉर्टिको, मिनरिलो कॉर्टिकोइड, मिनरिलो कॉर्टिकोइड। ये कोर्टेक्स भाग से निकलते हैं। किस भाग से, कोर्टेक्स भाग से। मिनरिलो कॉर्टिकोइड। ध्यान दीजिए दोस्तों, वास्तव में हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। हार्मोन का नाम है दोस्तों वास्तविकता में एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम मानव के शरीर में खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना है। खनिज लवणों की मात्रा नियंत्रित करने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर खनिज लवण, कोई भी खनिज लवण ज्यादा हो गया, मान लीजिए शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गया, तो उसको शरीर से बाहर निकलवा देना। या कहीं पर कैल्शियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो गया, तो पोटेशियम को उत्पन्न करवा देना। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। लेकिन इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का पूरा काम मानव के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करने से है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को कंट्रोल करने से है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मिनरिलोकॉर्टिकॉइड पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, मिनरिलोकॉर्टिकॉइड पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मिनरिलोकॉर्टिकॉइड पड़ गया है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले भागों से दोस्तों एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन मानव के शरीर में खनिज लवणों की मात्रा नियंत्रित करता है, जिसके कारण इसे हम मिनरिलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस हार्मोन में इतनी क्षमता है कि अगर शरीर में किसी खनिज लवण की अधिकता हो जाए तो उन्हें या पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकलवा देता है। और अगर किसी खनिज लवणों की कमी हो गई है, अगर किसी खनिज लवणों की कमी हो गई है, तो उसको शरीर में बनवाने की भी क्षमता यह हार्मोन रखता है, या बनवाने की भी क्षमता रखता है।
इस हार्मोन में इतनी क्षमता है कि यह सोडियम लवण को पुनः अवशोषित करवा सकता, सोडियम लवण को अवशोषित करवा सकता है, उसके बदले पोटेशियम को निष्कासित करवा सकता है। इतनी शक्ति है हार्मोन में, सोडियम लेकर अब पोटेशियम निकलवा सकता है यार। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इस हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तदाब की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तदाब की स्थिति को ही क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी कमी से कैंसर की बीमारी होती है, जिसमें नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सब में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन हार्मोन के, मिनरलोकोर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कमी से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कमी से दोस्तों यहां पर कैंसर की बीमारी होती है। और अधिकता से क्या होता है? हाइपरटेंशन। अधिकता से क्या होता है? हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया? है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, कोर्टेक्स वाले भाग से एक दूसरा हार्मोन निकलता है। कोर्टेक्स वाले हार्मोन से एक दूसरा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड ये भी किस भाग से निकलते हैं? कोर्टेक्स वाले भाग से। मिनरलोकोर्टिकॉइड भी किस भाग से निकलते हैं? कोर्टेक्स वाले भाग से। अब ध्यान दीजिए, यहां पर भी हार्मोन का नाम है कोई दूसरा। हार्मोन का नाम है, दो हार्मोन है, एक का नाम है कोर्टिसोन और दूसरा का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल और कोर्टिसोन, ये दोनों ही हार्मोन का काम मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने से, ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य कोई पोषक तत्व को या ग्लूकोज में परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग में वास्तव में दो हार्मोन निकलते हैं, एक कोर्टिसोन और दूसरा कोर्टिसोन और इन दोनों हार्मोनों का काम विशेषकर मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने से है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड। यानी ग्लूकोकोर्टिकॉइड के अंतर्गत दो हार्मोन आते हैं, एक कोर्टिसोन और दूसरा कोर्टिसोल। एक कोर्टिसोन और दूसरा कोर्टिसोल। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे हम एक और हार्मोन पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में, वो भी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यहां पर भी ग्लूकोकोर्टिकॉइड ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन दोनों के नियंत्रण में अंतर है। अब ग्लूकोकोर्टिकॉइड का नियंत्रण कैसे होता है दोस्तों? तो ये ग्लूकोज की मात्रा को तो नियंत्रित करते ही करते हैं, उसके बाद इस हार्मोन में यह क्षमता है कि अगर किसी कारणवश मानव शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो श्वसन में मुख्यतः किसका इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज का। श्वसन की प्रक्रिया जिसके जरिए मानव शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है दोस्तों, उस श्वसन की प्रक्रिया में मुख्यतः कौन से भोजन का इस्तेमाल होता है? तो ग्लूकोज। तो जब कभी शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे श्वसन पर। श्वसन का कच्चा सामान यानी ग्लूकोज खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ऐसी ही परिस्थिति में ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या करते हैं? ऐसी ही परिस्थिति में ग्लूकोकोर्टिकॉइड प्रोटीन, वसा जैसे पोषक तत्व को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? ग्लूकोज में। इतनी क्षमता है इस हार्मोन में। प्रोटीन, वसा जैसे पोषक पदार्थों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि कोर्टिसोन और कोर्टिसोल दोनों हार्मोन मिल करके ग्लूकोजेनेसिस का काम करते हैं। अगर शरीर में कभी ग्लूकोज की कमी हो जाए तो भी श्वसन में प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल होने लगता है, लेकिन प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल ग्लूकोज में परिवर्तन
अपरिवर्तित होकर होता है और प्रोटीन और वसा जैसे पोषक पदार्थ को ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लूकोकोर्टिकॉइड के जरिए होता है, अर्थात कोर्टिसोन और कोर्टिसोल के जरिए होता है, कोर्टिसोन और कोर्टिसोल के जरिए होता है। इसके अलावे ये हार्मोन तनाव विरोधी होते हैं, यानी आप बहुत टेंशन में है तो ये हार्मोन स्रावित होकर आपको टेंशन से निजात दिलाएगा। एलर्जी विरोधी होते हैं, सूजन विरोधी होते हैं, यानी कि यह हार्मोन ग्लूकोज को नियंत्रित करने के कार्य करने के अलावे ये तनाव विरोधी, सूजन विरोधी, एलर्जी विरोधी हार्मोन है। आप टेंशन में रहिएगा, ये हार्मोन निकल करके आपको टेंशन से दूर करेगा। सूजन हो गया, सूजन समझते हैं ना? हाँ, भीतर भीतर का चोट को क्या कहते हैं? सूजन। ठीक है, जैसे चाटा मार गया, कहीं पर फटा वटा नहीं, दर्द हो रहा है भीषण, तो उसी स्थिति को क्या, हाँ, आंतरिक चोट को ही क्या कहते हैं? सूजन कहते हैं। आंतरिक चोट ही क्या है? सूजन है। उसको कम करने में ये मदद करते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड। एलर्जी के स्थिति में हमें ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड मदद करते हैं, और एलर्जी के लड़ने में ये हार्मोन बहुत ज्यादा उपयोगी है। एलर्जी समझते हैं ना? किसी खास चीजों से, मतलब किसी खास चीजों के को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे धूल के प्रति सामान्य तौर पर लगभग कई लोगों को एलर्जी होता है धूल के प्रति। घर साफ करेगा और शाम में उसको सर्दी हो जाएगा, साफ करते करते सर्दी हो गया। ये सर्दी क्या है? ये एलर्जी वाली है। तो एलर्जी विरोधी हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, तनाव विरोधी हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, सूजन विरोधी हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। लेकिन जो मेन काम है ग्लूकोकोर्टिकॉइड का, कि वो शरीर में जब ग्लूकोज की कमी हो जाए तो प्रोटीन और वसा जैसे पोषक अवयव को किसमें कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया? तो कोर्टेक्स भाग से दो हार्मोन, कोर्टेक्स भाग में वास्तविकता में 3 हार्मोन निकलते हैं। एक एल्डोस्टेरोन और दूसरा कोर्टिसोन, तीसरा लेकिन कोर्टिसोन कोर्टिसोल की कार्य की प्रकृति एक ही है। हार्मोन अलग अलग ये है क्योंकि रासायनिक संरचना में अंतर है थोड़ा बहुत, बाकी इनके फंक्शन अर्थात कार्य जो है वो बिल्कुल क्या है? समान है, जिसके कारण इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले भाग में कुल मिलाकर 3 हार्मोन निकला, लेकिन उन्हें 2 ही हार्मोन कहे क्योंकि 2 हार्मोन कोर्टिसोल और कोर्टिसोन की कार्य बिल्कुल समान है। रासायनिक संरचनाओं में अंतर होने के कारण 2 अलग अलग हार्मोन के नाम है दोस्तों हमारे पास, लेकिन दोनों के कार्य एक समान है। अब मेडुला वाले भाग से किस भाग से? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन हार्मोन निकला? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन और कोर्टिसोल या मिनरोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड आप कह सकते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग से यानी आंतरिक भाग से, मेडुला कौन से भाग है? और कोर्टेक्स कौन से भाग है? बाहरी भाग है। तो एड्रिनल ग्लैंड के भीतरी मेडुला वाले भाग से वास्तव में 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन? एक का नाम है एड्रीनेलिन और दूसरा है दोस्तों नॉर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो अन्य नाम है दोस्तों इपिनेफ्रॉन और दूसरा नॉर इपिनेफ्रॉन। एड्रेलिन का दूसरा नाम क्या है? इपिनेफ्रॉन। एड्रेलिन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इपिनेफ्रॉन। उसी तरह नॉर एड्रेलिन का दूसरा नाम क्या है? नॉर इपिनेफ्रॉन। क्या नाम है? नॉर इपिनेफ्रॉन। तो मेडुला वाले भाग में वास्तव से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेलिन या इपिनेफ्रॉन, नॉर एड्रेलिन या नॉर इपिनेफ्रॉन। इन दोनों हार्मोन को दोस्तों सम्मिलित रूप से
माइन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन कहते हैं। कैटेकोलामाइन एक खास प्रकार के अमीनो एसिड है। कैटेकोलामाइन एक खास प्रकार के अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड वही जिनसे मिलकर प्रोटीन बनते हैं। तो ये कैटेकोलामाइन एक खास प्रकार के अमीनो एसिड है और इसी कैटेकोलामाइन अमीनो एसिड से निर्मित होते हैं एड्रेनलिन भी और नॉर एड्रेनलिन भी। यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का निर्माण एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड से होते हैं और वो विशेष प्रकार के अमीनो एसिड कौन है? कैटेकोलामाइन। वो विशेष प्रकार का अमीनो एसिड कौन है? कैटेकोलामाइन। इसीलिए इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइन कहा जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइन कहा जाता है। अब इसका क्या काम है दोस्तों? इसका तो मुख्य काम है दोस्तों हृदय गति। क्या? हृदय गति तथा रक्तदाब, यानी कि ब्लड रक्तदाब को नियंत्रित करना। रक्तदाब को क्या करना? नियंत्रित करना। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का तो मुख्य काम ही है दोस्तों हमारे हृदय गति और रक्तदाब को क्या करना? नियंत्रित करना। हमारे हृदय गति और रक्तदाब को क्या करना? नियंत्रित करना। लेकिन इन दोनों हार्मोनों का इससे भी बड़ा काम ये है कि ये हमें विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा देते हैं। ये हमें विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन हार्मोन? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों एक व्यक्ति, मान लीजिए एकदम एग्जाम्पल समझिए, एक व्यक्ति जो है वह 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, मान लीजिए एकदम बेड पर सोया हुआ, उठा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में शरीर में जरा सा भी एनर्जी नहीं है, पूरी तरह से शरीर का एनर्जी लॉस हो चुका, बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसी के बगल में जाकर करैत सौंफ रख दीजिए, भाग जाएगा वहां से वो निश्चित तौर पर श्योर रहिए क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। या आप देखे होंगे सपना देख रहे हैं, पूरा सपना में ऐसा देख रहे हैं कि आप मारिए देगा, ठीक है, और जैसे मारने पड़ेगा तुरंत नींद खुल जाएगा, ठीक है, बच गए जी, अभी तो मार ही देता। ऐसी स्थिति आ रही है। या बहुत ज्यादा आप डर गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप क्या हो गए हैं? डर गए, बहुत ज्यादा। जब आप बहुत ज्यादा डर जाइएगा ना, अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा, इतना एनर्जी आएगा कि आप भागिएगा 4 किलोमीटर भागते रहिएगा, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटी उत्पन्न हो रही है, ये इसी दोनों हार्मोन के बदौलत उत्पन्न रही है, एड्रेनलिन और नॉर। जब हम बहुत अधिक डर जाते हैं, किसी विपरीत परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, तब ये हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। और ये दोनों हार्मोन स्रावित होकर के हमारे शरीर के जितने भी भाग में, शरीर के हर हिस्से में थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज बचा हुआ है, उस सब को एकाएक निकलवाता है। और एकाएक जब उन सारे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एकाएक, तो बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ उत्पन्न होती है। और बहुत ज्यादा एनर्जी जब एक साथ उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, तो हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये हार्मोन हमें विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे? तो दोस्तों कि हमारे शरीर में कुछ भी एनर्जी लॉस हो जाए ना, तो भिन्न भिन्न भागों में भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचा हुआ ही रहता है।
जैसे घी का डब्बा आप देखे हैं ना, खाली खाली लास्ट तक में खाली नहीं होगा, फिर डिब्बा के अंदर रोटी घुसाना पड़ता है, हल्का हल्का बचा रहता है। वही यानी घी वाले डिब्बे में जो अंतिम समय में घी की स्थिति होती है खत्म होने के बाद, वही स्थिति ग्लूकोज की हमारे शरीर में पूर्ण क्षय हो जाने के बाद भी भिन्न भिन्न उत्तकों और कोशिकाओं में कुछ ना कुछ जाकर संचित रहता है। एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन निकलकर उन सारे चीजों को निकालता है। अब हाँ, और ये भी है, अगर बहुत अधिक डर गए, मतलब जा रहे थे अचानक देख लिए सांप, उसके बाद भागेंगे तो भागते रह जाएंगे, बहुत एनर्जी आएगा डरते ही। लेकिन एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन निकलकर सारे ग्लूकोज का एक साथ उपयोग करवाता है। इसीलिए डर कर जब कोई आदमी भागता है तो भागते भागते अंतिम स्थिति ये आता है कि वो बैठता है तो फिर उठ नहीं पाता है, क्योंकि सारा ग्लूकोज निकल गया है, अब है ही नहीं। तो सारे ग्लूकोज का एक साथ इस्तेमाल करवाता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। इस कारण एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन को 3F हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3F है, यानी कि फाइट, फ्लाइट और फियर। यानी बहुत अधिक डर गए हैं तो ये आपकी सुरक्षा करेगा, भागना है तो आपको सुरक्षा, यानी डर गए हैं आपको वहां से भागना है तो आपको सुरक्षा। अब मारपीट में भी यही हार्मोन काम करता है। मान लीजिए, अब देखिए कोई व्यक्ति मारपीट होता है तो मार करने का योग कब होता है? जब गुस्सा आता है। मान लीजिए खूब मारपीट हो रहा है, आपके भाइये को मार रहा, आपको गुस्से ना आ रहा है, मार कर पाइएगा? है, मान लीजिए मारपीट हो रहा है, आप ही के आदमी को कोई एकदम मार रहा है, आपको जरा सा भी गुस्सा आ ही नहीं रहा है, ठीक है, आप मार कर पाइएगा? तो मार करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए जो शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है, आपको गुस्सा आनी चाहिए। जितना अंदर से गुस्सा आएगा मार करने के उतना योग्य होंगे आप, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मारपीट हो रहा है, दिख रहा है कि आपके भाई को मार लग रहा है, ठीक है, आपके फैमिली के लोग को मार रहा है, तुरंत यह हार्मोन निकलेगा। आप कैसे आदमी क्यों ना हो, हाँ, कितनों ज्यादा आप बहुत ज्यादा भी मारपीट से दूर रहने वाला हार्मोन क्यों ना, यह हार्मोन निकलेगा, पूरा उसका देगा आपको, और उसके बाद आप मार करने के लिए भिड़ जाइएगा। और इतना इस हार्मोन का प्रभाव इतना होता है कि सिर्फ आपको गुस्सा दिलाएगा, वो भी जोरदार, इतना कि उस बीच में अगर मार करने के बीच में आपको 2-4 लाठी लग गया, पता नहीं चलेगा। यानी ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है कि गुस्से वाली परिस्थिति में, ध्यान दीजिए, गुस्से वाली परिस्थिति में शरीर के सारे सूचनाओं को मस्तिष्क तक जाने से रोकता है। जैसे मारपीट हो, आपको पूरा गुस्सा चढ़ा हुआ, पीछे से 2 लाठी मार दिया, आप नहीं देखिएगा क्या नहीं है, सीधा मारने पर लगे हुए। ऐसी स्थिति में वो क्या किया? एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन ने आपको जो मारा उसकी संवेदना को मस्तिष्क तक जाने से ही रोक दिया। हार्मोन को लग गया कि ये सूचना इसके मस्तिष्क तक भेजवा देंगे तो ये मुड़ जाएगा, आगे तो ये मार ही नहीं कर पाएगा। तो चाहे फ्लाइट, मारपीट करना हो, फाइट करना हो, डर कर कहीं से भागना हो, बहुत ज्यादा डर गए हैं, तो ये तीनों परिस्थितियों में सुरक्षा देने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। इसे लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है, 3F हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी संख्या हमारे शरीर में कुल कितनी है? एड्रिनल ग्लैंड जिसकी संख्या हमारे शरीर में कुल कितनी है? 2 है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर चिपके रहते हैं और पैराथायरॉइड की तरह ये भी जोड़े में पाए जाते हैं। इनके कॉर्टेक्स वाले भाग से 2 हार्मोन मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकलते हैं, जो खनिज लवण अर्थात मिनरल और ग्लूकोज पर नियंत्रण रखते हैं। जबकि मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं। दोनों ही हार्मोन एक खास अमीनो एसिड कैटेकोलामाइन के कारण बने होने के कारण इसे कैटेकोलामाइन भी कहते हैं। एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन को लरो उरो हार्मोन या 3F हार्मोन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, यह आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
अब ध्यान दीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोनों को क्या कहते हैं? 3S हार्मोन कहा जाता है। एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन को 3F कहा जाता है। एड्रेलिन नॉर एड्रेलिन को 3F कहा जाता है, 3F कहा जाता है। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन, टोटल हार्मोन जो निकलते हैं, सभी हार्मोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 3S कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक का मतलब क्या हुआ? साल्ट। साल्ट का मतलब यहां किससे है? मिनरल से है। दूसरा का शुगर। शुगर का मतलब यहां किससे है? ग्लूकोज से है। और एक एस का मतलब एस्ट्रेस। एस्ट्रेस का मतलब यहां पर तनाव। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड मिनरल पर, ग्लूकोकोर्टिकॉइड ग्लूकोज पर, और एड्रेलिन और एड्रेलिन तनाव विरोधी। वैसे तनाव विरोधी ये भी है। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले तीनों हार्मोन को, जो वास्तव में 2 1 3 2 5 हार्मोन है, लेकिन उसे हम 3 के रूप में ही डिवाइड किए हैं, उन तीनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 3S हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 3S हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? बात समझ गए? एड्रिनल ग्लैंड क्लियर हो गया। तो अब तक कितने अंतःस्रावी ग्रंथि आपको ऐसे मिले हैं जो जोड़े में है? कौन कौन? पैराथायरॉइड और एड्रिनल। आगे हम आ जाते हैं। अगली जो ग्रंथि है दोस्तों, वो है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आग्नेयाशय। आग्नेयाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो आग्नेयाशय जो है यह एक मिश्रित टाइप की ग्रंथि है। यह एक्सोक्राइन यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है, या इंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। पेनक्रियाज का दोस्तों, पेनक्रियाज का आग्नेयाशय का आधा हिस्सा एसिनर कोशिका के गुच्छों से बना हुआ है। आग्नेयाशय का लगभग आधा हिस्सा एसिनर कोशिकाओं के गुच्छे से बने होते हैं, और पेनक्रियाज का जो हिस्सा एसिनर कोशिकाओं के गुच्छे से बने होते हैं, वो काम करते हैं किसके तरह? एक्सोक्राइन की तरह। और एक्सोक्राइन का काम है क्या निर्माण करना? एंजाइम का निर्माण करना। और आप पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम को 6 नंबर चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना, कि पेनक्रियाज से कौन कौन एंजाइम निकलते हैं। तो पेनक्रियाज के लगभग आधे भाग एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है, और पेनक्रियाज के जो भाग एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है, वह भाग एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम एंजाइम का निर्माण करना होता है। लेकिन इसका लगभग आधा भाग 3 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा को कुछ राइटर गामा भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर राइटर डेल्टा शब्द को ही लिखते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। आधे भाग केवल 1 प्रकार के एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है, जबकि पेनक्रियाज के आधे भाग 3 प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, या डेल्टा को गामा भी कहा जाता है। और पेनक्रियाज के जो भाग इन 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इस भाग का नाम है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका नाम क्या है दोस्तों? इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने पहली बार इस भागों को खोजा था दोस्तों, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और पेनक्रियाज का यही इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला भाग
पेनक्रियाज के यही इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले भाग जो है, ये दोस्तों इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले भाग जो है यही इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, अर्थात इसी भाग से हार्मोन निकलते हैं। और इनके कोशिकाएं जो देख रहे हैं, इनके सभी कोशिकाओं से अलग अलग टाइप का हार्मोन निकलते हैं। तो पेनक्रियाज का आधा भाग जो एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, अर्थात इन भागों में एंजाइम तैयार होता है, जबकि आधे भाग अल्फा बीटा डेल्टा और गामा जैसे कोशिकाओं से निर्मित है दोस्तों। और ये भाग को इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यही भाग इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करने का मतलब है कि यहां पर हार्मोन का निर्माण होता है। तो एक्सोक्राइन का भी काम करता है, इंडोक्राइन का भी काम करता है, जिसके कारण यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कई और ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के तरह काम करते हैं, लेकिन उन सभी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ा कौन है? पेनक्रियाज है। उन सभी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों? पेनक्रियाज है। कौन है? पेनक्रियाज। अब आइए, सबसे बड़ा कौन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर इनके सभी कोशिकाओं से अलग अलग टाइप का हार्मोन निकलते हैं। तो पेनक्रियाज का आधा भाग जो एसिनर कोशिकाओं के गुच्छों से बना हुआ है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, अर्थात इन भागों में एंजाइम तैयार होता है, जबकि आधे भाग अल्फा बीटा डेल्टा और गामा जैसे कोशिकाओं से निर्मित है दोस्तों। और ये भाग को इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यही भाग इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करने का मतलब है कि यहां पर हार्मोन का निर्माण होता है। तो एक्सोक्राइन का भी काम करता है, इंडोक्राइन का भी काम करता है, जिसके कारण यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कई और ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के तरह काम करते हैं, लेकिन उन सभी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ा कौन है? पेनक्रियाज है। उन सभी मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों? पेनक्रियाज है। कौन है? पेनक्रियाज। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले इसके बीटा कोशिका से निकलता क्या? ग्लूकोज, सॉरी इंसुलिन। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये बता चुके हैं आपको। कितनी होनी चाहिए? 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, और खाना खाते समय ये हो जाता है, उसी समय स्रावित होता है कौन? इंसुलिन। यानी इंसुलिन हार्मोन तब स्रावित होते हैं जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम से 120 ग्राम प्रति 100 ml से ज्यादा हो जाए, और इंसुलिन निकलते ही यह हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को, हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस में? ग्लाइकोजेन में। और ग्लाइकोजेन कन्वर्ट होकर हमारे यकृत में यानी लीवर में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। तो पेनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भाग के बीटा कोशिका जो इंसुलिन निकलते हैं उनका काम है शरीर में बनने वाले अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना। अगर यह हार्मोन नहीं निकला तो ऐसी परिस्थिति में हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटीज मेलिटस कहलाता है, मधुमेह कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन हार्मोन के कमी से अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके फलस्वरूप रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। डायबिटीज दो प्रकार के, बार बार मूत्र त्यागने वाला जो डायबिटीज था उसे इंसिपिडस बोले थे। अब ग्लूकोज की अधिकता वाला जो ये डायबिटीज है इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं।
क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों बीटा सेल के बाद अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकागोन हार्मोन। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम। तो ग्लूकागोन हार्मोन तब स्रावित होते हैं जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम हो जाए। कभी कभी शरीर फास्टिंग में रहने के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से क्या हो जाती? कम हो जाती। और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम होगा शरीर बेहोश होने लगेगा। ऐसा देखे होंगे कभी कभी व्यक्ति फास्टिंग में लंबे दौर तक रहता है तो बेहोश हो जाता। क्यों बेहोश हो गया? ग्लूकोज की कमी हो गई, अर्थात ग्लूकोज का लेवल 80 से नीचे चला गया। तो जब कभी फास्टिंग के दौरान, उपवास के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम हो गया तब स्रावित होता है कौन हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और इसका काम है यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। यानी इंसुलिन का काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना, और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज की रक्त में कमी होने पर जमा ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें बदलना? ग्लूकोज में बदलना। यानी आप यहां पर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इंसुलिन अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो है ग्लूकागोन हार्मोन। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम। तो ग्लूकागोन हार्मोन तब स्रावित होते हैं जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम हो जाए। कभी कभी शरीर फास्टिंग में रहने के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से क्या हो जाती? कम हो जाती। और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम होगा शरीर बेहोश होने लगेगा। ऐसा देखे होंगे कभी कभी व्यक्ति फास्टिंग में लंबे दौर तक रहता है तो बेहोश हो जाता। क्यों बेहोश हो गया? ग्लूकोज की कमी हो गई, अर्थात ग्लूकोज का लेवल 80 से नीचे चला गया। तो जब कभी फास्टिंग के दौरान, उपवास के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से कम हो गया तब स्रावित होता है कौन हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और इसका काम है यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। यानी इंसुलिन का काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना, और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज की रक्त में कमी होने पर जमा ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें बदलना? ग्लूकोज में बदलना। यानी आप यहां पर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इंसुलिन का काम ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजेन में, अतिरिक्त ग्लूकोज को, यानी पूरे ग्लूकोज को। ये काम कौन करते हैं? इंसुलिन करते हैं। और ठीक इसका उल्टा काम कौन करते हैं? ग्लूकागोन। इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में, और यानी आप कर देना। और इसका काम है यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। यानी इंसुलिन का काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना, और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज की रक्त में कमी होने पर जमा ग्लाइकोजेन को पुनः किसमें बदलना? ग्लूकोज में बदलना। यानी आप यहां पर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इंसुलिन का काम ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजेन में, अतिरिक्त ग्लूकोज को, यानी पूरे ग्लूकोज को। ये काम कौन करते हैं? इंसुलिन करते हैं। और ठीक इसका उल्टा काम कौन करते हैं? ग्लूकागोन। इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में, और ग्लूकागोन ग्लाइकोजेन को,
तो इस तरह से इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है। और इस तरह से दोस्तों ये दोनों हार्मोन भी कैसे हार्मोन कहलाएंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऐसे हार्मोन के जोड़े जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन के जोड़े हैं। इससे पहले कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन था, अब आपका इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या हो गया? एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया। तो अल्फा से निकला ग्लूकागोन, बीटा से निकला इंसुलिन। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का तीसरा मुख्य कोशिका कौन है दोस्तों? तीसरा मुख्य कोशिका कौन है? डेल्टा या गामा। इस भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, सोमेटो एस्टेटिन और दूसरा कौन? गैस्ट्रिन। मुख्य रूप से यही हार्मोन निकलते हैं, सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन। ध्यान दीजिए इन दो हार्मोन की प्रकृति कुछ अलग है। मतलब ये दोनों हार्मोन इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा कोशिका में तो बनते ही बनते, इसके अलावे ये कहीं और भी बनते, केवल यही नहीं बनते। डेल्टा सेल से निर्मित सोमेटोस्टेटिन का तो मुख्य काम है कि घायल ऊतकों में पहुंचकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में तेजी लाना ताकि घाव जल्दी से भर सके, यह काम है। लेकिन सोमेटोस्टेटिन इन डेल्टा कोशिकाओं में निर्मित होने के अलावे ये हार्मोन घायल ऊतकों में भी अपने आप निर्मित होते हैं। घायल ऊतकों में भी ये निर्मित होते हैं। कौन हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन का काम है दोस्तों, सोमेटोस्टेटिन का काम है घायल ऊतकों में उत्पन्न होकर के वहां पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कर देना? तेज कर देना। जितनी तेजी से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी उतनी तेजी से नए नए कोशिका बनेंगे जिसके घाव भरने में मदद होगा। यानी ये वो हार्मोन है जो घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है। लेकिन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन घाव वाले जगह पर भी उत्पन्न होते हैं, यहां पर भी उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कौन है दोस्तों? गैस्ट्रिन। दूसरा हार्मोन कौन है? गैस्ट्रिन हार्मोन है। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम अमाशय से एचसीएल का स्राव करवाना है। अमाशय से एचसीएल को निकलवाने वाला हार्मोन कौन है? और गैस्ट्रिन यहाँ के डेल्टा कोशिकाओं में बनने के अलावे अमाशय के अंदर भी जठर ग्रंथि होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, उस ग्लैंड में भी गैस्ट्रिन निर्मित होते हैं और डेल्टा कोशिका में भी गैस्ट्रिन निर्मित होते हैं। तो ये दोनों हार्मोन सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन हार्मोन डेल्टा कोशिका के अतिरिक्त अन्य कई जगहों पर, अन्य जगह पर भी बनते हैं। जैसे सोमेटोस्टेटिन घायल ऊतक में भी बनता है, गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय के जठर ग्रंथि में भी बनते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी बनता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है दोस्तों, गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है अमाशय से एचसीएल का स्राव करवाना। अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल गया तो ये अमाशय से ज्यादा एचसीएल को निकलवा देगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काफी पावरफुल एसिड है, शक्तिशाली अम्ल है, जिससे ये पेट की कोशिकाओं को या अमाशय की कोशिकाओं को क्या कर देंगे? क्षतिग्रस्त कर देंगे। अमाशय अथवा पेट की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन के अधिकता से ज्यादा एचसीएल स्रावित हो जाते हैं अमाशय में। ज्यादा एचसीएल स्रावित हो जाने से ये एचसीएल हमारे अमाशय की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे पेट में घाव हो जाता है। इसे हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्सर कहते हैं। तो पेनक्रियाज क्लियर हो गया, समझ गए? देख लीजिए पेनक्रियाज को एक बार पढ़िए तो ठीक हुआ जी। कितना देर बफरिंग किया था? 15-20 मिनट। ठीक, कभी कभी ऑफ हो गया है, आज रुक गया था। टेस्टेस दोस्तों
यह केवल मेल बॉडी में पाया जाने वाला ग्रंथि है और यह भी मिश्रित ग्रंथि की तरह है, यह भी मिश्रित ग्रंथि की प्रकृति है दोस्तों। तो टेस्टिस मेल बॉडी में पाया जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है? वास्तव में मेल बॉडी का यह सबसे प्रमुख जनन अंग है। अब जनन अंगों के तौर पर टेस्टिस का क्या काम है वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन इस टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन तैयार होते हैं उस हार्मोन को दोस्तों, उस हार्मोन में सबसे प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस केवल मेल बॉडी में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि टेस्टिस कम यह मेल बॉडी का एक प्रमुख जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। जनन अंग के तौर पर टेस्टिस के क्या कार्य हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इन टेस्टिस से एक हार्मोन भी निकलते हैं, वैसे कई हार्मोन निकलते हैं और सम्मिलित रूप से उन हार्मोन को क्या कहते हैं? गोनाइड्स। क्या कहते हैं? गोनाइड्स कहते हैं, और सॉरी एंड्रोजन कहते हैं। टेस्टिस से वास्तव में कई हार्मोन निकलते हैं जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन का हिंदी क्या होता है? तो टेस्टिस मुख्यतः मेल बॉडी का जनन अंग है, लेकिन कुछ हार्मोन को भी यह निर्मित करते हैं और इस तरह से टेस्टिस की भी प्रकृति एक मिश्रित ग्रंथि के तरह है और इससे कई हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन को एंड्रोजन कहा जाता है। उन कई हार्मोनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? तो मेल बॉडी के जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है, मेल बॉडी के समस्त लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखने वाला हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल बॉडी में मेल की तरह गुणों को विकसित करना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कमी से दोस्तों क्या होगा? तो मेल में मेल जैसे गुणों की वृद्धि नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो इससे यही मुख्य हार्मोन निकलते हैं। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन काम क्या है? तो मेल बॉडी के समस्त लैंगिक लक्षण या सेक्सुअल एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखने वाला हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। अगला आइए, अगला है ओवरी। ओवरी और ओवरी दोस्तों ये फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में, और इसकी भी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। ओवरी फीमेल बॉडी का एक प्रमुख जनन अंग है, प्रमुख रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंग है। जनन के रूप में ओवरी के क्या काम है इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने वाले हैं, लेकिन ओवरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं और ध्यान दीजिए कि मेल बॉडी की तुलना में फीमेल बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में शिशु निर्माण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए मेल बॉडी की तुलना में फीमेल बॉडी की जो संरचना है थोड़ा जटिल होता है और इसलिए ओवरी से ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। टेस्टिस से बहुत कम हार्मोन निकला था, एक ही उसमें प्रमुख था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ओवरी से इसकी भी संख्या 2 है, टेस्टिस की तुलना में ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। क्यों? तो आपको पता है कि फीमेल बॉडी मेल बॉडी से तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मानव में शिशु निर्माण की पूरी प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर ही होते हैं दोस्तों। तो ओवरी जो है इनसे निकलने वाला पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का फीमेल बॉडी में वही काम है जो टेस्टोस्टेरोन का मेल बॉडी में होता है, अर्थात मेल के समस्त सेक्सुअल एक्टिविटीज पर कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन रखता है, वहीं फीमेल बॉडी में सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करते हैं? एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन हार्मोन का काम, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम फीमेल बॉडी के समस्त लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना है या फीमेल में फीमेल तरह के गुणों को वृद्धि करना। और एस्ट्रोजन का जो है दोस्तों, एस्ट्रोजन का निर्माण ओवरी के ग्रेफियन, ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल में हो, ग्रेफियन फॉलिकल में होता है। ओवरी में प्राथमिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। प्राथमिक कोशिकाओं का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइक्लिक जब तक फीमेल बॉडी में शुरू नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइक्लिक से पहले ओवरी में जो कोशिकाओं की परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइक्लिक की प्रक्रिया फीमेल बॉडी में शुरू होते हैं, ओवरी के बाहरी कोशिका या प्राथमिक कोशिका ग्रेफियन फॉलिकल्स टूट जाते हैं और फिर उसके जगह पर नए कोशिकाएं आते हैं। दूसरा हार्मोन निकलता है दोस्तों, दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और ये ओवरी के कोर्पोरा लूटिया वाले कोशिकाओं के समूह से निकलते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रेफियन फॉलिकल और कोर्पोरा लूटिया दोनों ही कोशिकाओं के समूह है। किसके कोशिका के? ओवरी के। मेंस्ट्रुअल साइक्लिक से पहले ओवरी के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइक्लिक शुरू होगा, ग्रेफियन फॉलिकल के कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे और उसके जगह एक नए कोशिकाओं का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहेंगे? कोर्पोरा लूटिया। और कोर्पोरा लूटिया से कौन हार्मोन निकलते हैं? प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। और इसका काम होता है गर्भावस्था पर नियंत्रण रखना। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब ही निकलते हैं दोस्तों, तब ही निकलते हैं जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाकर आगे गर्भावस्था का यानी प्रेगनेंसी का दौर आएगा। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं और ये हार्मोन पूरे गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन है? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर हो गया? तो ओवरी से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आइए एक दूसरे अंगों पर चलते। इसका निर्माण है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ध्यान दीजिए, गर्भावस्था में शिशु के पूर्ण विकास के लिए, गर्भावस्था के दौरान शिशु के पूर्ण विकास के लिए शिशु और उसके मां के बीच एक संपर्क अंग का निर्माण होता है। और ऐसे ही संपर्क अंग को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा एक ऐसे अंग है जिसका काम होता है गर्भावस्था के दौरान अर्थात गर्भ में किनके बीच संपर्क स्थापित करना? शिशु और मां के बीच संपर्क स्थापित करना। गर्भावस्था के दौरान शिशुओं को पूरा पोषण उनके मां के शरीर से ही प्राप्त होता है। तो मां के शरीर का पोषण उनके शिशु में किसके द्वारा पहुंचते हैं? प्लेसेंटा के जरिए पहुंचते हैं। ठीक है, विपरीत कि शिशु के शरीर में कुछ उत्सर्जन वाले पदार्थ भी बनते हैं। उत्सर्जन वाले पदार्थ भी इसी प्लेसेंटा के जरिए शिशु के मां के शरीर में आ जाता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसे अंग है जो शिशु और उसके मां के बीच संबंध बनाता है या संपर्क स्थापित करवाता है ताकि शिशु का पूर्ण रूप से विकास हो सके। अब इस अंग का, प्लेसेंटा का काम तो संपर्क स्थापित करना हुआ, लेकिन इनसे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं, इनसे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। पहला हार्मोन है आपका कौन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले ओवरी के कोर्पोरा लूटिया से निकल रहा था, लेकिन जैसे ही शरीर में किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का। जैसे ही शरीर में किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये प्रोजेस्टेरोन
ओवरी के कोर्पोरा लुटिया में बनना बंद हो जाता है और इसका निर्माण कहाँ शुरू हो जाता है? प्लेसेंटा में शुरू हो जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? कि जैसे ही बॉडी में, फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो ओवरी के कोर्पोरा लुटिया में प्रोजेस्टेरोन बनने का काम बंद हो जाता है और ये कहाँ शुरू हो जाता है? प्लेसेंटा। क्या काम है? वही काम है प्रेगनेंसी पर कंट्रोल रखने वाला हार्मोन। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल बॉडी के शरीर में जो हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। और तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों ही हार्मोन प्लेसेंटा में से स्रावित होते हैं। दोनों ही हार्मोन रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ही हार्मोन प्लेसेंटा से निर्मित होते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन का स्राव उस वक्त होता है जब शिशु गर्भ में पूरा समय व्यतीत कर लेते हैं। यानी कि शिशु के जन्म के ठीक समय ये दोनों हार्मोन निकलते हैं, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के निकलते ही प्लेसेंटा, कौन दोस्तों? प्लेसेंटा शिशु के मां के शरीर से टूटकर क्या होने लगता है? अलग होने लगता है। ध्यान दीजिए, शिशु का जो जन्म होता है दोस्तों, तो शिशु के साथ साथ शरीर से क्या बाहर आते हैं? प्लेसेंटा साथ बाहर आ जाते हैं। और चूंकि प्लेसेंटा शिशु के मां के शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसको अलग करने के लिए एक हार्मोन निकलता है, कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलते ही प्लेसेंटा शिशु के मां के शरीर से टूटकर क्या हो जाता है? अलग होने लगता है। और यही लेबर पेन का, यानी कि प्रसव वेदना का कारण भी यही है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ही वो हार्मोन है जिससे लेबर पेन उत्पन्न होते हैं। और लेबर पेन या प्रसव वेदना उत्पन्न होने का कारण है प्लेसेंटा का बॉडी से टूटकर क्या होना? अलग होना। प्लेसेंटा ही जो टूटकर या प्लेसेंटा जो उखड़ते हैं बॉडी से, उसी से तेज दर्द या प्रसव वेदना उत्पन्न होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन शिशु के जन्म के ठीक कुछ समय पहले निकलते हैं और यही लेबर पेन उत्पन्न करवाते हैं। लेबर पेन या प्रसव वेदना उत्पन्न होने के कारण को आप समझे कि नहीं? प्लेसेंटा का शरीर से टूटकर क्या होना? अलग करना। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के तुरंत बाद कौन से हार्मोन निकलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है गर्भाशय, यूट्रस के मुंह को बड़ा करना ताकि शिशु अपने मां के गर्भ से आसानी से क्या हो सके? बाहर आ सके। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है यूट्रस को, गर्भाशय के मुख को चौड़ा करना ताकि शिशु अपने मां के शरीर से आसान तरीके से बाहर आ सके। तो इस तरह प्लेसेंटा से 3 हार्मोन निकलते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन जो है वह ओवरी के कोर्पोरा लुटिया में भी बनते हैं, लेकिन तब तक जब तक बॉडी में प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हुआ। क्लियर हो गया? अब एक और थाइमस ग्लैंड, तीसरा है दोस्तों थाइमस ग्लैंड। तीसरा नहीं होगा, क्या होगा जी? 11वां है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिर्फ युवा अवस्था में ही सक्रिय रहते हैं। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि है जो केवल युवा अवस्था में ही सक्रिय रहते हैं, यानी कि बच्चों में भी ये सक्रिय नहीं रहते हैं और बुढ़ापे में तो ये ग्रंथि लुप्त ही हो जाती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? वो है आपका कौन? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय से जो महाधमनी निकला था, हृदय प्राय थे ना, वो जो वहां से जो महाधमनी निकला था जिसको एओर्टा बोले थे, उसी के ऊपर में रहता कौन? और ये केवल युवा अवस्था में सक्रिय रहता है।
क्योंकि जन्म के समय ये 10 से 12 ग्राम का होता है, युवा में ये 20 से 30 ग्राम का होता है, फिर अंत में 3 से 6 ग्राम का बचता है। यानी कि बुढ़ापे की अवस्था में ये बिल्कुल लुप्त हो जाती है शरीर से। और थाइमस ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलता है, एक आपका क्या है थाइमोसिन, एक है थायमिन। थाइमोसिन का काम है टी लिम्फोसाइट का निर्माण करवाना। क्या करवाना? और टी लिम्फोसाइट का काम है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। आप देखे होंगे कि युवा अवस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता काफी ज्यादा होती है बच्चे और बूढ़े की तुलना में, होती है कि ना? युवा अवस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात युवा अवस्था में शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहता है, मतलब विकसित रहता है। उसका कारण है थाइमस ग्रंथि की क्रियाशीलता। युवा अवस्था में थाइमस ग्रंथि पूर्ण रूप से क्रियाशील होकर थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, जो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करवाता है बॉडी में, जिससे एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। और एक है थायमिन ग्रंथि, जो कि थाइमस ग्रंथि के स्राव पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरह कुल कितने अंतःस्रावी ग्रंथि हुए? 11 अंतःस्रावी ग्रंथि में गिनिए तो कितना टोटल हार्मोन निकला? और एड्रिनल का जो 3 है उसको टोटल गन लीजिएगा, 2 2 4 1 5। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की संख्या कर दीजिए 5। अब बोलिए कितना? 25। ऐसे ही सब नौकरी करेगा जी। हाइपोथैलेमस से कितना? 2। पिट्यूटरी से, पीनियल से 2। पीनियल के बाद थायराइड से, पैराथायराइड से 1। एड्रिनल से 5। एड्रेलिन, नोरेलिन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन 5। पेनक्रियास से 4। पेनक्रियास से, टेस्टिस से 1, टेस्टिस से, ओवरी से, प्लेसेंटा में 3 है तो 2 करिए उसको, 2। और थाइमस से 2, तो 7 2 9, 2 11, 2 13, 1 14, 5 19, 4 23, 24, 26, 28, 2 30। 30 हार्मोन पड़े हैं। कितने हार्मोन? 30 हार्मोन। 30 हार्मोन पढ़ लिए दोस्तों। 30 हार्मोन को याद कर लीजिएगा। न याद होगा तो कल आपको या अगले क्लास में मिलवा देंगे कि किसको किसको याद है। सबको याद है, जिसको न याद है समझिए आप ही को न याद है, ठीक है ना? इसीलिए 30 हार्मोन के कार्य प्रणाली को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। याद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। नौकरी करना है, सारे समय का पढ़ने में उपयोग कीजिए और मिलिए अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले का आज क्लास गड़बड़ाया है 15 मिनट। अब सही हो गया ना? कितना देर गड़बड़ था? प्रिंस कुमार, रतनवीर कुमार, चंदन बिंद,